में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी। सीएम धामी ने की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर के हुई चर्चा। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की पत्रकार वार्ता। महेंद्र भट्ट ने बीजेपी संगठन विस्तार से लेकर के आगामी कार्यक्रमों पर की चर्चा। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा। दिलीप रावत ने श्रम विभाग में 2017 से 2022 तक की जांच की मांग की। और उत्तराखंड की मित्र पुलिस को लगा अजीबोगरीब शौक। सोशल मीडिया पर मशहूर होने में लगे उत्तराखंड पुलिस को लगा रील्स का शौक। डीजीपी बोले छवि हुई धूमिल तो होगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। पहली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जसपुर के 19 गांव काशीपुर तहसील में शिफ्ट किए गए। केदारनाथ निर्माण कार्यों में छूट और 2 मंजिला भवन बनाने की भी मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही केदारनाथ में काम कर रही कंपनी को मेन पावर बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। राजस्व विभाग की नियमावली में शिथिलता दी गई है और साथ ही अमीनों को तहसीलदार पर प्रमोट करने के आदेश दिए गए। उत्तराखंड भू संपदा विक्रय करार नियम को भी मंजूरी मिली है। सितारगंज चीनी मिल को सुरक्षा धनराशि को 5% से 2% राशि करने पर भी सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य और स्वच्छता को पढ़ाई में शामिल किया जाएगा। परिवहन विभाग में 24 अभ्यर्थियों के चयन के लिए भी दिन में हुआ था। पहले आर्थिक हालात कमजोर थी, अब नियुक्ति देने पर फैसला हुआ है। तो कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। केदारनाथ निर्माण कार्यों में फिलहाल छूट दी गई है। यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है और बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई और साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर के इसको शिक्षा में लाया जाए, इसको लेकर के भी बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उत्तराखंड भू संपदा विक्रय करार नियमों को मंजूरी दी गई है। सितारगंज चीनी मिल को सुरक्षा धनराशि को 5% से 2% राशि करने पर भी सहमति बनी और शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य और स्वच्छता को पढ़ाई में भी शामिल अब किया जाएगा। परिवहन विभाग में 24 अभ्यर्थियों के चयन के लिए दिन में हुआ था और वहीं पहले आर्थिक हालात कमजोर थी, अब नियुक्ति देने पर लेकिन फैसला हुआ है। अगला मत ट्रांसपोर्ट विभाग का ही है। इसमें रेलवे ने एक मैनुअल बनाया था सारे देश के लिए कि जहां भी उनकी रेलवे लाइन के आसपास कोई काम कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे सड़क बननी हो, जहाँ पुल बनना हो, जहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई स्ट्रक्चर बनना हो, तो उनसे सहमति लेनी चाहिए ताकि रेलवे के ट्रैक की और स्टेशन की सेफ्टी बनी रहे, उसको कहीं नुकसान ना पहुँचे। तो ये विभिन्न प्रदेशों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उत्तराखंड में अभी अडॉप्ट नहीं हुआ था। तो इसमें काफ़ी विभागों की कंसल्टेशन करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट विभाग, इरिगेशन विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य भी सभी विभाग जिनका काम रेलवे लाइन के आसपास होता है, तो सभी की सहमति के साथ ये मैनुअल थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद उत्तराखंड ने अडॉप्ट कर लिया। आप अवगत ही हैं कि कोविड के दौरान अचानक इतना काम बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों को तुरंत लगाना पड़ा। इतने बड़े संख्या में जो पेशेंट थे उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनका निर्धारित समय सीमा के लिए ही उनको रोज़गार दिया गया था।
1662 ऐसे कर्मी थे जिनको टेम्परेरीली लगाया गया था। उनका समय अवधि ख़त्म हो गई थी और फिर उनकी मांग थी कि इनको समय बढ़ाया जाए। इसमें 676 चिकित्सा शिक्षा के हैं और 986 स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के हैं। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इनको ज्वाइन करने की तिथि से कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि इनका कार्य पहले संतोषजनक रहा हो, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएंगे जहाँ इन्होंने कार्य किया। कुछ और भी ऐसी शर्तें हैं और इनको 6 महीने के लिए सेवा विस्तार। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत हुई है। इस बीच सीएम धामी ने राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के संबंध में ज्योतिरादित्य सिंधिया से विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में फिक्स विंग कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। वर्तमान में 3 हवाई रूट पिथौरागढ़ पंतनगर, पिथौरागढ़ हिंडन और पिथौरागढ़ देहरादून के लिए एयरलाइन के चयन की प्रक्रिया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत गतिमान है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर 2022 तक इस संबंध में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्तर से कार्यादेश जारी कर दिया जाए। तो सीएम धामी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। नई दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई है जिसमें एयरलाइंस कनेक्टिविटी को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 30 सितंबर 2022 तक इस संबंध में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्तर से कार्यादेश करने के भी आदेश दिए। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए संगठन विस्तार से लेकर के आगामी कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा मीडिया के समक्ष रखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में आगामी 15 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के नई टीम का चुनाव भी किया गया है। जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है वहां लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत हासिल हो, इसके लिए सांसदों को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम में पार्टी हाईकमान ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने का भी प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा अनुभव के साथ साथ युवा और महिला दोनों वर्गों को भी तरजीह दी जाए। पहली बार संगठन में सभी जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की टीम में संगठनात्मक जिलों में महानगर और दून के पास सबसे ज्यादा 8 पद थे। इसके बाद नैनीताल में 3 और यूएस नगर में 2 नेताओं के पास संगठन में जिम्मेदारी थी। वहीं अब भट्ट की टीम में सभी जिलों के नेताओं का ख्याल रखा गया। आपने कार्यालय से मिल सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है मुझे बताना है तो हमारे 18 प्रकोष्ठ हैं जिसमें चिकित्सा प्रकोष्ठ है, विधि प्रकोष्ठ है, सहकारिता प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, व्यवसायिक प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ है, गोरखा प्रकोष्ठ है, आर्थिक प्रकोष्ठ है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, बुनकर प्रकोष्ठ है, मछुआरा प्रकोष्ठ है, व्यापार प्रकोष्ठ है, एनजीओ प्रकोष्ठ है, हमारा निकाय प्रकोष्ठ है, पंचायत प्रकोष्ठ है, लघु उद्योग प्रकोष्ठ है। ये हमारे 18 प्रकोष्ठ हैं। हमारे जो मोर्चे हैं वो 7 हैं। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा। अब 28 विभाग हैं। मैं बता देता हूं, हमारा जिला कार्यालय निर्माण विभाग है, कार्यालय आधुनिकीकरण रखरखाव विभाग है, ग्रंथालय अध्ययन केंद्र है, स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान, राष्ट्रीय संकोपन अभियान, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान, सुशासन तथा केंद्र राज्य शासकीय कार्यक्रम समन्वय विभाग, पॉलिसी रिसर्च विभाग, मीडिया संपर्क विभाग, राजनीतिक प्रतिपुष्ट। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिलीप रावत ने कहा कि श्रम विभाग में 2017 से 2022 तक भारी अनियमितताएं हुई है जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि सीएम से भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और सीबीआई जांच सबसे होना सिर्फ जांच होगी जो सरकार को श्रम विभाग की करा देनी चाहिए। देखिए, मैंने अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि श्रम विभाग में 2017 से 2022 तक बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं और सभी जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच और सीबीआई से बढ़िया कोई जांच हो नहीं सकती। उत्तराखंड की मित्र पुलिस को इन दिनों एक अजीबोगरीब शौक लग गया है। ये शौक भी ऐसा है कि अब छुड़ाए से भी नहीं छूट रहा है। पहले सोशल मीडिया पर छोटे मोटे कलाकार भी युवा ही रील बना करके अपनी टैलेंट दिखाते थे, लेकिन अब इसमें उत्तराखंड पुलिस के दरोगा साहब से लेकर के कांस्टेबल और तमाम कर्मचारी भी शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर रंग बिरंगी वीडियो बनाने का ये शौक कुछ ऐसा चढ़ा है कि अब इसको पूरा करने के लिए उन्हें वर्दी और सरकारी गाड़ियों का सहारा लेने से भी कोई गरेज नहीं है। आलम यह है कि लाइक और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रोजाना एक से बढ़कर एक वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की मित्र पुलिस को अजीबोगरीब शौक चढ़ा है। पहले सोशल मीडिया पर छोटे मोटे कलाकार अपना रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालते थे, लेकिन अब ये शौक उत्तराखंड के दरोगा से लेकर कुछ मित्र पुलिस पर भी चढ़ गया है। बता दें कि साल 2020 में उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पुलिस को यह हिदायत दी थी कि वर्दी में कोई इस तरह का प्रदर्शन न करे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद यूपी पुलिस इस बीमारी से दूर हो गई। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस टिकटॉक बंद होने के बाद अब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर खूब सक्रिय है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान हैं। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में कुछ इस तरह के मामले आए हैं जिसकी वो जांच करवा रहे हैं। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली की जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में सोशल मीडिया को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं उसके तहत कोई भी पुलिस कर्मचारी सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग और सरकार की छवि को खराब नहीं करेगा। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश का तो नहीं देखा है अभी तक। हमारे यहाँ का जो सोशल मीडिया की एक हमने डायरेक्शन दिए, निर्देश दिए, वो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी पुलिसकर्मी विभाग की या सरकार की छवि को खराब नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन सभी का परीक्षण कराया जाएगा। अगर कोई पॉलिसी का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आलम यह है कि फिल्मी डायलॉग हो या फिल्मी गाने या फिर अतरंगी म्यूजिक, इन सब पर उत्तराखंड पुलिस के जवान से लेकर दरोगा तक खूब रील्स बना रहे हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई ऐसे पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मी सिर्फ गाना और फिल्मी डायलॉग पर ही अपने वीडियो बना रहे हैं। कई ऐसे पुलिसकर्मी भी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे जो सोशल मैसेज या फिर देशभक्ति के गीतों पर अपने बोल मिलाते हुए देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड में कई पुलिसकर्मी और कई प्रशासनिक अधिकारी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहते हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड पुलिस के दारोगा तो फिल्मों में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस की वर्दी में इस तरह से पुलिस नियमावली का उल्लंघन करना कितना सही है। बात अभी सिर्फ चंद पुलिसकर्मियों और दरोगा तक सीमित है। अगर ये रोक उत्तराखंड पुलिस के कुछ और जवानों में लग गई तो ड्यूटी का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। मैं देखता हूँ, मैं इसकी परीक्षण करवा लेता हूँ। जैसा मैंने कहा कि जो अभी हमारी पॉलिसी है एग्जिस्टिंग, अगर उसका कहीं उल्लंघन हो रहा होगा तो जरूर इस पे हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आईटीआई प्राचार्य के पद पर किए गए तबादले के बाद भी ज्वाइन न करने वाले डीके धारीवाल के खिलाफ विभागीय मंत्री ने सस्पेंशन की कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि लगातार तबादलों के बाद भी ज्वाइन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विभागीय मंत्री ने कहा कि लगातार तबादले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अनदेखी करना सही नहीं है
और किसी भी सूरत में अगर कोई ये कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी को नसीहत देने का काम भी लगातार जारी है। ज्वाइनिंग लेटर वेतन निकालने वाले अधिकारी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है और अन्य अधिकारी भी नियमों का पालन कर सके, इसलिए इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। एक बाइट को कर लेते हो, आपने सस्पेंड किया ना क्लास 1 ITI विभाग में एक क्लास 1 प्रिंसिपल हैं PK धारीवाल। इनकी ये मेरे पास आई थी अपना रिप्रेजेंटेशन लेके कि ये बहुत सीनियर हैं और इनको इनकी सीनियरिटी के हिसाब से ITI नहीं दी जा रही है, क्लास 2 ITI में डाला जा रहा है। तो मैंने सचिव को मार्क करके कहा था कि भाई सीनियरिटी के हिसाब से जो भी इनकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से इनको कंसिडर किया जाए। उनको ट्रांसफ़र किया गया क्लास 1 ITI में, उन्होंने ज्वाइनिंग लेने से मना कर दिया। फिर उनको दूसरा ट्रांसफ़र दिया गया किसी और क्लास 1 ITI में, वहाँ पे भी उन्होंने ट्रांसफ़र होने के बाद 3 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं करी। और फाइनली जब हरिद्वार में उनका ट्रांसफ़र किया गया तो उन्होंने हरिद्वार में जाके और अपनी उस 3 महीने की सैलरी निकाल ली जिस 3 महीने उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी। और जो लेटर उन्होंने लिखा उस लेटर में उन्होंने मुझे भी मेंशन किया है कि माननीय मंत्री जी के आश्वासन पे मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी। तो इसलिए उनके खिलाफ एक सस्पेंशन हमने कल मूव किया है, सस्पेंड करके, और उनके खिलाफ डेनमार्क कार्रवाई करी जाए। लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये काफ़ी स्टेट्स में फैल रही है। हमारे यहाँ जो बॉर्डरिंग यूपी के स्टेट्स हैं वहाँ पर इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। हमने गोट पॉक्स वैक्सीन, इसका एक वैक्सीनेशन है जिससे आप लंपी स्किन डिजीज़ को इरेडिकेट कर सकते हैं। हमने 70,000 वैक्सीन ऑलरेडी ऑर्डर करके यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी है। हमारी प्राथमिकता वो एरियाज़ हैं जहाँ पर यूपी के साथ हमारे बॉर्डर वाले जिला हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। वहाँ पे हमने ऑलरेडी इस ड्राइव शुरू करी है। एक हमने 2 जोन्स बना दिए हैं हमने, एक इन्फेक्टेड जोन है और एक सर्विलेंस जोन है। इन्फेक्टेड जोन 1 किलोमीटर का होगा, सर्विलेंस जोन 10 किलोमीटर के होंगे, जहाँ पे हमारे CVO और डॉक्टर्स लगातार जाके गश्त भी कर रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने कल एक एडवाइजरी निकाली है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के जनपद बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ की जुलाई इकाई ने श्रम विभाग बागेश्वर के अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर रीना जोशी को श्रम विभाग की जांच कराने का सामूहिक ज्ञापन दिया है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के बागेश्वर जिलाध्यक्ष गणेश सिंह बोरा का कहना है कि श्रम विभाग बागेश्वर की तरफ से गांव कस्बों के गरीब महिलाओं और बुजुर्गों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक लाभ दिलाने के नाम पर लगभग 3,000 रुपया स्थित रिश्वत के रूप में लिया गया है। बागेश्वर के हजारों श्रमिकों से श्रमिक कार्ड बनाने के नाम पर 250 से 300 रुपए लिए गए हैं। श्रमिकों द्वारा जो भी आवेदन किए गए थे वह भी अभी तक ऑनलाइन नहीं किए गए, जिसके बाद पूरे मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बागेश्वर को श्रम विभाग से पैसा वापस दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई हो, इसके खिलाफ भी मांग की गई है। श्रम विभाग बागेश्वर में गरीब महिलाओं का, ये देखिए एक महिला ये है, इनकी लड़की की शादी हुई और इनको 3 साल से अब तक इनका लड़की का जो हित लाभ शासनादेश जो था विधान के अनुसार जो था वो तो मिला नहीं। श्रम परिवर्तन अधिकारी जनपद बागेश्वर ने इनसे 3,000 रुपये ले लिया कि मैं तेरे को और ज्यादा अधिक लाभ दिलवाऊंगा। एक हमारे और आए हैं साथ में है रघुवर सिंह जी, 2800 रुपये इनसे ले लिए हैं। श्रमयोगी मानधन का कार्ड तुम्हारा बनाएंगे, सैकड़ों श्रमिकों से 250, 300 रुपये वसूली कर रखी है। सारे आवेदन जो है ऑफलाइन जमा करवा लिए, सबसे 150 रुपया हर आवेदन का लिया है। और जबकि वो समस्त आवेदन जो थे आवेदन ऑनलाइन होने थे वो आज तक ऑनलाइन ही नहीं हुए हैं। यहाँ से अल्मोड़ा हमारे कागज पहुंचे ही नहीं है, बीच में ही वो गायब हो जा रहे हैं। कितने लोगों के कागज, कितने मजदूर के डॉक्यूमेंट यहाँ से गायब है। हमने कहा कि हमारा पैसा जो है हमको मिलना चाहिए भाई। और जो विवाह प्रांत जो इंस्पेक्टर साहब ने हमसे 2800 रुपया लिया कि बोला ये फीस बढ़ती है, और बोला हमने कहा कि इसी रसीद बोला रसीद नहीं कर लेगा। आज उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण मजदूर संघ ने मुझे ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने यहाँ के श्रम परिवर्तन अधिकारी पर कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसकी हमने आज उनका ज्ञापन लिया है। जो हम लोगों से संबंधित है उसकी हम जांच करवाएंगे और बाकी ज्ञापन के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो शासन से रिलेटेड है, ये ज्ञापन हम उनको सौंप देंगे। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के प्रदेश में इन दिनों जनपद टिहरी और देहरादून में दैवीय आपदा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। इस आपदा में जहां कई लोगों की जान ले ली तो कई लोगों को बेघर कर दिया। ऐसी ही घटना बड़ियागढ़ के गहड़ गांव के निवासी के साथ भी घटी है।
आपको बता दें कि सुरजन की आजीविका का एक सहारा उसकी दुकान आपदा की भेंट चढ़ गई। ऐसे में जब स्थानीय विधायक विनोद कंडारी आपदा पीड़ितों का हाल जानने गांव पहुंचे, जिसके बाद गांव का निवासी विधायक के गले लग करके जोर जोर से रोने लगा। और वहीं विधायक विनोद कंडारी ने भी मानवता दिखाते हुए ग्रामीण को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि सरकार आपदा में बेघर हुए लोगों की लहर संभव मदद करे। अगली खबर किच्छा से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब किच्छा में 40 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के निवासी की मंगलवार की दोपहर अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और घटना की जानकारी मिलने पर रिश्तेदारों का जमावड़ा भी मौके पर लग गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को भी दर्ज किया। इसके साथ ही पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मृतक की पत्नी ने बताया कि दौरा पड़ने के बाद दलेर सिंह के सिर में चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। मृतक के शरीर पर चोट के भी तमाम निशान मिलने से मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही मामले में फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। ये हमें सूचना मिली थी कि दलेर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, तो इसकी मृत्यु हो गई है यहाँ। तो हम यहाँ मौके पर आए हैं। इसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान हैं। अभी शव को हमने कब्जे में ले लिया है। उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में जैसे तथ्य पाए जाएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी ये मृतक का भाई कह रहा है कि इसकी परिवार वालों ने जो है पीट के इसकी हत्या कर दी है। तो जैसी तहरीर प्राप्त होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे तथ्य आते हैं उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हमारा भांजा लगता है, हमारा दलेर सिंह। कितनी उम्र होगी? इसकी लगभग होगी 40 साल। अच्छा, कैसे मौत हुई है इनकी? सर कोई जगह मैं देखे कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ डंडा नहीं लगा हुआ और सिर्फ फटा हुआ सारा ही फटा है इस तरह में। मतलब चोट के निशान? हाँ, चोट के निशान सारा ही। और ये हाथ जो है इतना सारा ही जलाया हुआ टोटली। ये हाथ है सारा टोटली जलाया हुआ सारा ही टोटली। और पैर टांगे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ डंडा नहीं लगा हुआ टोटली। और 15-20 दिन मुझे मिला, मुझे मार देंगे, तुम है मेरे पास रहो, मत जा। मर्सी मौत खींची फिरी थी। इन्हीं घरनियों ने मारा, किन्ने मारा है? इन्हीं मारा है। हाँ, घरनियों मारा है इन्हीं का। ये तीनों की, दोनों लौंडियों की और माँ की और लौंडे की, तीनों की सलाह थी। वो तो पिछले साल ही मारे दे रहे हूँ गुरुद्वारे में, मैंने बचाया हुआ। जमीन भी थोड़ी रहेगी 3 बीघे और मकान भी, इसीलिए मारा नहीं कि मेरे नाम मकान आ जाए मर जाएगा, ऐसे कि मैं बेच के जहाँ मर्जी जाऊँगा। ये और था मकान। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान चंद्रशेखर नगर से 24 पेटी शराब 2 घरों से बरामद की है। एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक महिला शराब तस्कर मौके से फरार हो गई है, जिसकी धरपकड़ के प्रयास पुलिस ने शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि चंद्रशेखर नगर में 2 घरों में खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है और सूचना मिलते ही आईटीबीपी चौकी प्रभारी अमित कुमार पुलिस फोर्स चंद्रशेखर नगर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने घर पर छापेमारी करते हुए 5 पेटी शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की तलाश भी शुरू कर दी है और फिलहाल आरोपी को जेल भी भेज दिया गया। वहीं मामले में आरोपी से आगे पूछताछ जारी है। कल ये सूचना पे चंद्रभागा से 24 पेटी शराब 2 तस्करों के यहाँ से बरामद हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया था, एक मौके से फरार हो गया था। देखिए, जहाँ भी इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं या हमारे संज्ञान में आता है तो वहीं पर कार्रवाई की जाती है और ये चला रहा है और लगातार चलता रहेगा। सिडकुल थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना क्षेत्र में 2 साल की मासूम बच्ची का गला रेत करके हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला। बच्ची का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले को दर्ज कर चुकी है और फिलहाल आगे की तलाश की जा रही है। लेकिन वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। दरअसल बच्ची के गले पर धारदार हथियार के निशान थे, जबकि घटनास्थल से ब्लेड, 2 मोबाइल फोन, जूते और शर्ट भी बरामद की गई है। बच्ची की शिनाख्त होने के बाद पुलिस हत्या की आशंका सौतेले पिता पर जता रही है। आरोपी फिलहाल अभी फरार है और आगे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
राजधानी देहरादून के पास मालदेवता क्षेत्र में आई आपदा के बाद जिला प्रशासन की ओर से जूनियर हाई स्कूल मालदेवता में राहत केंद्र बनाया गया, जहां सरखेत और आसपास के 12 से अधिक परिवार रह रहे हैं। राहत केंद्र में हालांकि जिला प्रशासन की ओर से भोजन, रहने, स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां रह रहे लोग अभी भी सदमे और दहशत में हैं। राहत केंद्र में रहने वाले परिवारों का कहना है कि 19 अगस्त की वो काली रात को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। अपने मकान, खेत, सामान आपदा की भेंट चढ़ने का दुख तो उन्हें है ही, लेकिन वो इसके लिए भगवान का शुक्रगुजार भी करना चाहते हैं कि फिलहाल उनकी जान बच गई। उत्तराखंड सरकार की तरफ से पुलिस अधिकारियों को हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड सहकारी संघ की बोर्ड बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं। चेयरमैन मातबर सिंह रावत की अध्यक्षता में यूसीएफ सदन में आयोजित हुई बैठक में 12 जिलों के सदस्यों और प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया। ऐसे में उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए किसानों के घर के नजदीक ही खरीद सेंटर बनाए जाएंगे और इसके अलावा गढ़वाल मंडल में मिलेट मिशन योजना के लिए गोदाम और कार्यालय भी खोला जाएगा। कुमाऊं में एक फन वैली वाटर पार्क बनाने की भी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सहकारी संघ की बोर्ड बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं। चेयरमैन मातबर सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस दौरान चेयरमैन रावत ने धान खरीद के लिए 1 अक्टूबर से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में टिहरी जिले के चिरबाटिया के ऊपर बादल फटने की सूचना मिली है, जिससे मूलगढ़ थाटी मार्ग और थाटी के पास बंद हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि मूलगढ़ क्षेत्र के ऊपर बादल फटा है और वहीं नरेंद्रनगर के पास मलबा और बोल्डर आने से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे फिर से यातायात के लिए बंद हो गया है। बादल फटने से जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले के आपदा प्रबंधन विभाग घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और इसके साथ ही राहत बचाव कार्य भी फिलहाल जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं